गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड वीडियो के साथ मैं सीमा अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था परमाणु। 3 क्वेश्चन हमारे जो मेन इसके अंदर हैं। परमाणु की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। 3 जो साइंटिस्ट हैं हमें इसके अंदर देखने हैं। सबसे पहले बात करें अपने परमाणु की। परमाणु के अंदर आप पढ़ चुके थे, नाम आया था डाल्टन का। परमाणु में 3 आपके जो कण पाए जाते हैं, उसमें आपका सबसे पहला कण इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जैसे द्रव्यमान अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 10 की पावर 31 किलोग्राम के अंदर। क्योंकि परमाणु को तो विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके जो कण हैं, तीनों के तीनों कण उसके अंदर शामिल हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ही आपका इलेक्ट्रॉन खोज की जे थॉमसन ने। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम के अंदर। इसके ऊपर आवेश की बात करें, आवेश है इसका 1.6। माइनस आवेश इसके ऊपर होता है, ऋणावेश होता है। वैल्यूज आपसे पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है 1.6 10 की पावर 19 गुलाम। जिस तरीके से भार का मात्रक किलोग्राम होता है, उसी तरीके से आवेश का मात्रक क्या होता है, हमारा गुलाम होता है। तो 1.6 10 की पावर -19 गुलाम। दूसरी अपने बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और हमारा जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी 1932 के अंदर जेम्स चैडविक। ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन्स का भार कितना है या द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान भार एक ही बात है, और इसके ऊपर आवेश कितना है। दूसरी अपने बात करें, प्रोटॉन जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। आवेश का मान उसके अंदर भी सेम रहेगा 1.6 10 की पावर -19, चेंज नहीं आएगा उसमें, लेकिन आपका माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। आप अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की खोज की जे थॉमसन ने की, वो कहाँ से की थी, आपकी कैथोड किरणों से। कैथोड किरणों का प्रैक्टिकल किया था। हालांकि प्रैक्टिकल आपकी बुक में, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, तो मेंस जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको वो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। इस सेक्शन के अंदर जो आपका मेन कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ वो है हमारी क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्याओं के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के नियम पे भी आपके क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको लिखना चाहिए, कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ये भी आपके सब इसी टॉपिक के अंदर शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्याएं। सबसे पहले बात करें कि क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत क्यों है, क्वांटम संख्याओं की क्या आवश्यकता है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उसका एक पूरा एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम उसे अच्छे से ढूंढ पाएँ और मिल भी पाएँ। उसी तरीके से जो आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी करवाती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से कोश के अंदर, कौन से उपकोश के अंदर, कौन से कक्षक में है और कैसा वो कर रहा है मूवमेंट आपका। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल जानकारी हमें कौन करवाती हैं, क्वांटम संख्याएं कराती हैं। क्वांटम संख्याएं टोटल आपकी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से लिखा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से लिखा जाता है। जितने भी आपके कोश हैं, इसकी जानकारी हमें कौन देती है, मुख्य क्वांटम संख्या देती है। जैसे मैंने आपको बताया था निल्स बोर के प्रैक्टिकल के अंदर, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और सबसे पहले जिन्होंने क्लास स्टार्ट की थी n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। सबसे पहले उन्होंने नाम रखा था n का मान 1 के लिए, जो आपका कोश है उसका नाम उन्होंने दिया था k। किसी भी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2n²। n का मान रखते जाते हैं, उसका वर्क करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, हमारे पास
इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या आ जाती है कि उस कक्षक के अंदर, उस कोश के अंदर, उस कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अपने बात करें n का मान जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। k कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके 2। दूसरी बात करें n का मान 2, l 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, l कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 8 होते हैं। तीसरी बात करें अपने n बराबर 3 की, तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 3 दिया 9, 9 दूनी 18। चौथे कोश की बात करें 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। ये आपकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें क्या पता लगता है, कोश के बारे में जानकारी मिलती है। और कोश के बारे में जानकारी मिलने के बाद हम 2n² फॉर्मूले से बता सकते हैं कि उस कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी एलिमेंट को जब लिखा जाता है तो सबसे पहले n लिखा जाता है। n का मतलब वो कौन से कोश में है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, मुख्य क्वांटम संख्या से। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में है, या यदि आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में है, तो उसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। या आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन k कोश में है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि आपका इलेक्ट्रॉन m कोश में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपको दे दिया जाए 3s के लिए n का मान कितना है, कौन से कोश में है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर आपसे पूछा जाता है। n मुख्य कोश की जानकारी देती है और सबसे पहले इसको लिखा जाता है। 1s 2s 3s 4s ये सब किसकी वैल्यूज़ हैं, आपके n की वैल्यूज़ हैं। दूसरी हम बात करें, हमारी जो दूसरी क्वांटम संख्या है उसका नाम है द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें उपकोश के बारे में जानकारी देती है, और ये जो आपकी है संख्या रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल l से। ये आपको कोश के बारे में जानकारी देती है और इसका जो मान है वो n पे डिपेंड करता है, और इसके जो मान होते हैं आपके n-1 तक होते हैं। जैसे अभी हम कर रहे थे n का मान, उसी के ऊपर बेस्ड अपने l का मान भी निकाल लेते हैं। n का मान अगर 1 है और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है 0 से, तो l का एक ही मान होगा, वो मान क्या होगा आपका 0 होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है, n का मान 2 है, तो l के दो मान होंगे, एक तो 0 होगा और एक आपका 1 होगा। अगर n का मान 3 है तो इसके भी 3 मान होंगे, 0 1 और 2। अगर n का मान 4 है तो l के भी 4 मान होंगे, कौन कौन से, 0 1 2 और 3। अब l का मान जो 0 होता है वो s ऑर्बिटल के लिए, l का मान 1 p ऑर्बिटल के लिए, l का मान 2 d ऑर्बिटल के लिए, n का मान जो 3 होता है आपके f ऑर्बिटल के लिए होता है, f कक्षक के लिए होता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या हमें उपकोशों के बारे में जानकारी देती है और इसका मान n के ऊपर निर्भर करता है। इसका मान 0 से लेकर n-1 होता है। n का जितना मान होगा l के उतने ही मान होंगे, लेकिन उसके अंदर आपका 0 भी इंक्लूड किया जाएगा। l का मान अगर 0 है तो s कक्षक की बात कर रहा है, l का मान 1 है तो वो p कक्षक की बात कर रहा है, l का मान 2 है तो वो d कक्षक की बात कर रहा है, और l का मान अगर क्या होगा आपका 3 होगा तो वो कौन से कक्षक की बात करेगा, f कक्षक की बात करेगा। तीसरी अपने बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की। आपने कक्षक की डेफिनेशन तो पढ़ी है। कक्षक की डेफिनेशन क्या कहती है, परमाणु के चारों ओर वह त्रिविमीय स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है उसको हम नाम देते हैं कक्षक का। आपकी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है आपको ये बताती है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का त्रिविमीय विन्यास कैसा है, उसने कौन सा त्रिविमीय आकार ग्रहण कर रखा है। इसका मतलब हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि हमें कक्षक के बारे में कौन बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो द्विगंशीय क्वांटम संख्या के ऊपर निर्भर करता है, और इसके जो मान हैं वो आपके -l से +l तक गमन करते हैं। कितने मान टोटल होंगे,
जैसे अभी हमने किया ना, एल के एन बराबर 1 है तो एल का एक ही मान होगा, वो होगा आपका 0। उसी प्रकार से टोटल कितने मान होंगे, टोटल जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो कितनी होंगी, वो आपको पता चलती हैं इस फॉर्मूले से 2l+1 से। लेकिन मान क्या होंगे उसकी सीरीज़ है -l से आपको कहाँ पे जाना है, +l की तरफ। करते हैं इसको, जैसे आपका n, l और फिर m। मैं यहाँ पे लेती हूँ आपका सबसे पहले 1 और एक 2। n का मान 1 है तो l का एक ही मान होगा, वो आपका 0 होगा। फॉर्मूला आपका 2l+1। 2l+1 के अंदर जब आप l का मान रखोगे तो यहाँ पे आप देखें 2 × 0+1, 2 को 0 से गुना करोगे 0, 0+1 करोगे तो यहाँ पे भी एक ही मान होगा। वो एक मान क्या होगा, हमारा 0 ही होगा, और वो किसके लिए है, s कक्षक के लिए। n का मान 2 है तो l के भी 2 मान हैं, एक तो आपका 0 ही है और एक आपका क्या होगा, 1 होगा। तो 0 का तो हम ऊपर कर चुके हैं, 1 के लिए करते हैं 2 × 1+1। 2 को 1 से गुना करेंगे 2+1, यानी कि टोटल कितने मान होंगे आपके, 3 मान होंगे। वो मान क्या होंगे सीरीज के अंदर, -1, 0 और +1। और आपको पता है l का मान जो 1 होता है वो किसके लिए होता है, p के लिए। और p के कुल कितने उपकक्षक हैं आपके, 3, px, py और pz। +1 जो वैल्यू है px के लिए, 0 जो वैल्यू है pz के लिए, और -1 जो वैल्यू है आपकी py के लिए। अगली अपने बात करें इसके अंदर, अगर n का मान 3 हो तो टोटल 3 मान होंगे ना, 0, 1 और 2। अगर l का मान 2 रखते हैं तो हमारे पास टोटल कितने मान आ जाएंगे आपके, 5। और d के उपकक्षक कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, तो मान जाएंगे -2, -1, 0, +1 और +2। आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये जो 5 वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, कौन से डी ऑर्बिटल के लिए कौन सी वैल्यू होगी। मैं आपको पांचों डी ऑर्बिटल का नाम बता देती हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यू कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है। 5 आपके ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। -2 से लेकर +2 तक 5 ही आपकी वैल्यू है, 5 ही आपके ऑर्बिटल हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि XY के लिए कौन सा मान होता है, YZ के लिए कौन सा होता है, XZ के लिए कौन सा होता है, X2Y2 के लिए कौन सा होता है और DZ2 के लिए कौन सा होता है। चलो इन पांचों में से एक मान मैं आपको बता देती हूँ। DZ2 के लिए वैल्यू होती है आपकी 0, बाकी 4 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगली बात करते हैं अपने लास्ट जो आपकी क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या की। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन के चारों, नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा। इलेक्ट्रॉन की गति करने की जो दिशा है वो आपको कौन बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, +½ और -½ यानी कि s के 2 मान होते हैं, +½ और -½ +½ ये माना जाता है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, घड़ी की सुई की दिशा में है। और -½ का मतलब ये माना जाता है इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है नाभिक के चारों वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, वामावर्त है। तो आज हमने देखा अपने सेक्शन के अंदर कि 4 क्वांटम संख्याएं हैं, चारों क्वांटम संख्याओं की अलग अलग वैल्यूज़ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे जो मैंने आपसे चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर पूछा है। इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्वांटम संख्या है। अगले सेक्शन में हम करेंगे
कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो और कैसे आपके अर्धपूर्ण पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व होने के कारण इलेक्ट्रॉन के विन्यास में चेंज आता है। आज के सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।